नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार। आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास। बच्चों, क्लास 12 की बायोलॉजी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे आज? कल का आपको कुछ याद आ रहा होगा। कल हमने जो किया था, आपने किया था स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन या शुक्र जनन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जनन कोशिका की एक कोशिका से 4 शुक्राणु निर्मित हो रहे हैं। हमने आपको उसमें 3 फेज बताई थी, 3 प्रावस्थाएं बताई थी। हमने कहा था कि इसमें 3 प्रावस्थाएं होती है। पहली होती है गुण प्रावस्था, सेकंड होती है वृद्धि प्रावस्था और नंबर 3 और लास्ट होती है परिपक्वन प्रावस्था। और इन तीनों प्रावस्था के बाद में जो आपकी एक कोशिका होती है, जननी उपकला की कोशिका, कहाँ थी वो? नर में। नर की जो टेस्टिस होती है, जो वृषण होते हैं, वहां पर। तो वहां की एक उपकला की कोशिका से किस प्रकार से 4 आपके शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था। वहीं अगर मैं बात करूं, आज का जो टॉपिक है वो है अंड जनन। अंड जनन क्या होता है? ये मादा में होगा, ये तो पता ही है आपको, मादा में होगा। तो जो मादा महिला है, जो मादा है, उसमें क्या होता है? अंडे बनते हैं। क्योंकि अंडे क्या होते हैं? गैमेट होते हैं, युग्मक होते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यानी कि लैंगिक जनन के लिए अति आवश्यक है। तो आज आपको ये तो पता है कि सब गैमेट बनते वक्त ये युग्मक जनन में 2 तरह के युग्मक बनते हैं। नर के तो भैया शुक्राणु जनन हो गया, शुक्राणु होते हैं, और मादा के अंडे होते हैं या ओवम होता है। तो हमने कल तो पढ़ लिया आपका कि शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। वही हम आज पढ़ेंगे आपका अंड जनन यानी कि अंडों का निर्माण या ओवम का निर्माण किस प्रकार से होता है मादा के अंदर। तो देखो, वहीं पर आपको अब एक चीज याद यहाँ पे रखनी है, पीछे हमने पढ़ाया है कि जो मुख्य जनन अंग है मादा का, वो है आपकी ओवरी या अंडाशय। तो अंडाशय की जो जनन उपकला की कोशिका है वो क्या होती है? वो कुछ मोटी हो जाती है, जिनको आप कहते हैं प्राथमिक जनन कोशिका। और शुरुआत कहाँ से हो रही है बेटा? प्राथमिक जनन कोशिका। और प्राथमिक जनन कोशिका से ही इन तीनों प्रावस्था के बाद में क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा या मुख्य अंड कोशिका बनेगी। अब देखो, इसमें भी वही तीनों प्रावस्थाएं आएंगी। पहली कौन सी? गुणन प्रावस्था आएगी इसमें भी, दूसरी वृद्धि प्रावस्था भी आएगी, और नंबर 3 परिपक्वन प्रावस्था भी इसमें आएगी। वही सेम टू सेम नर वाला पार्ट चलेगा, लेकिन थोड़ा अंतर है, आपको समझना है यहाँ पर। देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि जो अंडाशय की जो जननी उपकला की कोशिका है वो थोड़ी मोटी हो जाती है, और उसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री का मतलब आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जो मातृ कोशिका होती है उसके समान ही उसकी पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। सम माने समान, सूत्री माने गुणसूत्रों की बात हो रही है। तो यानी कि मदर कोशिका से या मातृ कोशिका से जो 2 पुत्री कोशिका बनेगी, उनके अंदर भी गुणसूत्र की संख्या समान होगी। ये होता है समसूत्री में। तो यहाँ पे क्या चला? प्राथमिक जनन कोशिका से समसूत्री विभाजन होने लगा था कई सारे, और उनसे क्या हुआ? इनसे बहुत सारी कोशिकाएं बनी। जैसे 1 से 2 बनी, और फिर इन 2 से 2 बन गई, मतलब 4 बन गई। इसी प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है। हमने फिलहाल एक कोशिका ही ली है ऊपर। तो अब जब ये कोशिकाएं बन जाती हैं तो इसे बोलते हैं गुणन प्रावस्था। क्यों? क्योंकि इसमें इस प्राथमिक जनन कोशिका ने गुणन किया है, और गुणन करने के बाद में अपने बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण किया है। तो ये यहाँ पर गुणन प्रावस्था हो गई। इसके बाद में शुरू होती है आपकी नंबर 2 वृद्धि प्रावस्था। जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है वृद्धि, मतलब कि ये जो आपकी ये जो अंडाणु जनन कोशिकाएं बनी है, प्राथमिक कोशिका से जो अंडाणु जनन कोशिकाएं बनी है, ये चारों क्या है? वृद्धि करेंगी अपने आप में। मतलब बहुत सारा पोषक पदार्थ अपने अंदर संचित करके ये आकार में बड़ी हो जाती है। लेकिन एक चीज और आपको याद रखनी है यहाँ पर कि अंडाणु जनन के दौरान वृद्धि प्रावस्था के अंतर्गत सारी कोशिकाएं बड़ी नहीं होती हैं। जो कोशिका बड़ी होती है उसे बोलते हैं प्राथमिक अंड कोशिका, और बाकी जो कोशिकाएं छोटी रह जाती हैं उन्हें बोलते हैं आप कोटक कोशिका। ये बात याद रखेंगे। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि एक प्राथमिक जनन कोशिका से सिर्फ एक ही प्राथमिक अंड कोशिका बनी है अभी तक वृद्धि प्रावस्था के दौरान। बाकी सब छोटी कोशिकाएं हैं, और ये हम कहते हैं कोटक कोशिका। अब देखो, जिसमें आगे जो परिपक्वन होना है वो सिर्फ आपकी इस वाली कोशिका का यानी कि प्राथमिक अंड कोशिका का ही होगा। समझ में मेरी बात को? अब यहाँ पे आपकी 2 फेज फिनिश। आगे चलते हैं नंबर 3 क्या है आपकी? परिपक्वन प्रावस्था।
इसमें क्या होगा, इस कोशिका का परिपक्वन होना है और परिपक्वन कोशिका के अंदर ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। मैंने बताया समसूत्री के जैसा ही एक अर्धसूत्री होता है, बस एक अंतर होता है कि इसमें जो पुतली कोशिकाएं होती है समसूत्री में, उनमें जो नंबर होता है क्रोमोसोम्स का या गुणसूत्रों का वो समान होता है, लेकिन अर्धसूत्री में आधा, अर्ध माने आधा होता है, सूत्री माने गुणसूत्र, यानी कि इस विभाजन के दौरान जो कोशिकाएं बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका के जैसी नहीं बल्कि उनकी आधी होती है। सही बात समझ गया आप यहाँ पर। तो प्राथमिक अंड कोशिका में क्या होगा, परिपक्वन होगा, यहाँ पे जो विभाजन होगा वो होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। एक बात और याद रखनी है आपको यहाँ पर कि अर्धसूत्रीय विभाजन हमेशा दो चरणों में पूरा होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम और अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय। तो प्रथम में क्या होगा, एक से दो कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है, ये दो कोशिकाएं बनेंगी और इसमें क्या होता है कि ये एक कोशिका तो बड़ी होती है बिल्कुल और एक कोशिका थोड़ी छोटी हो जाती है। एक छोटी कोशिका को हम बोलते हैं प्रथम ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका बाद में जाकर नष्ट हो जाती है। तो अब मेन फोकस हमारा किस पर रहेगा, मुख्य कोशिका पर, जिसका हम नाम क्या रख देंगे, द्वितीय खंड कोशिका, जो प्राथमिक बनी थी वृद्धि करके उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ और ये क्या बनेगी, द्वितीय खंड कोशिका बनेगी। और बेटा फिर से इसमें विभाजन होगा, ये फिर से दो बनाएगी, लेकिन वही पहले की समान ही, एक तो मुख्य अंड कोशिका बन जाएगी और एक छोटी यानी कि ध्रुवीय कोशिका बन जाएगी, जो कि बाद में नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये तीनों जो ध्रुवीय कोशिका है खत्म हो जाती है। यहाँ मैंने दिखा रखा है कि ध्रुवीय कोशिका भी अपने आप में विभाजन करके दो कोशिकाएं बना सकती है, लेकिन ये भी दोनों के दोनों नष्ट हो जाएंगी, चाहे ये विभाजन करे या ना करे, या तो खुद ही नष्ट हो जाएगी यहाँ पर या विभाजन होने के बाद में भी नष्ट हो सकती है। एक बात तो याद रखिए आपको, ये मैंने 2 and 2 लिख रखा है, मतलब कि द्विगुणित है, मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है, ये भी 46 वाली, ये भी 46, सब 46 वाली बनती है, ये भी 40 है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ है तो गुणसूत्रों की संख्या कुल 23 रह जाएगी, 23 मिल जाएगी। ये बात समझ पाए, अर्ध माने आधा, और द्वितीय फेज के बाद में इसमें भी 23 लगेगी। देखो दो बार आधा नहीं होता है, सिर्फ एक ही बार आधा होगा, दोनों फेज में मिला के सिर्फ एक ही बार गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। ये आपको पता होगा, 11th क्लास में आपने ढंग से पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा बेटा 11th क्लास में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कुछ याद आ रहा है? तो वो ही आपका पूरा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है आपके अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान। एक चीज और याद रखनी है आपको, देखो दोबारा समझते हैं थोड़ा सा। अंडाशय की जनन उपकला की कोई कोशिका है जो थोड़ी आकार में बड़ी हुई, उसमें वृद्धि करी, उसको हमने कहा प्राथमिक जनन कोशिका। उसमें लगातार समसूत्रीय विभाजन हुए, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई जो कि नेचर में या जो कि नेचुरली कैसे हैं, डिप्लॉयड हैं, यानी कि द्विगुणित ही हैं, यानी कि समान गुणसूत्रों वाली है। इसके बाद में वृद्धि का अवस्था शुरू हो जाएगी। इसमें क्या करेंगे, चारों कोशिका अपनी वृद्धि करेंगी, लेकिन अंडाणुजन के दौरान क्या होता है, सिर्फ एक कोशिका ही वृद्धि कर पाती है, बाकी शेष कोशिकाएं वृद्धि नहीं कर पाती, बहुत छोटे आकार की रह जाती है। और छोटे आकार की कोशिकाओं को हम कहते हैं ऊतक कोशिकाएं, जबकि जो कोशिका वृद्धि कर लेती है उसको हम नाम देते हैं प्राथमिक अंड कोशिका। अब आगे आपका अगली प्रावस्था चलेगी, परिपक्वन प्रावस्था। इसमें क्या होता है, ये जो प्राथमिक अंड कोशिका है इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होने हैं बेटा, एक से दो कोशिकाएं बनेगी, एक मुख्य कोशिका और एक छोटी कोशिका बनेगी जो कि अक्रिय होती है। इसको हम प्राथमिक प्रथम ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, जो कि नष्ट हो जाती है बाद में। हमारा फिर फोकस इसी पर है, मुख्य कोशिका पर। इसमें फिर से पूरा चरण पूरा होगा आपका, अर्धसूत्रीय विभाजन का पूरा चरण जैसे कंप्लीट होगा ना, तो यहाँ पर ये मुख्य अंडाणु बन जाएगा और ये ध्रुवीय कोशिका बन जाएगी, जो कि बाद में जाके नष्ट हो जाती है। तो देखो एक चीज नोटिस करनी है आपको यहाँ पर, अगर आपने नर का पढ़ा था कि एक कोशिका से 4 शुक्राणु बन रहे थे, वहीं पर आपके मादा में एक कोशिका से सिर्फ एक अंडे का निर्माण होता है। इस चीज के ऊपर बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कभी कभी। मैंने खुद देखा था 2-3 साल पहले बोर्ड में एग्जाम रिजल्ट हुआ, क्वेश्चन आया था कि अगर जौ के 100 दाने प्राप्त करने के लिए उसमें कितने बार विभाजन होंगे, तो भैया जौ के 100 दाने प्राप्त करने के लिए उसमें 700 बार विभाजन होगा, 125 टाइम्स। क्यों होगा ऐसा?
क्योंकि 100 तो उसको अंडे ही बनाने, 100 तो ये हो गए मादा के लिए, और 25 उसको नर वाले पुंकेसर वाले करने पड़ेंगे। 25 चौका 100, तो मतलब 100 प्लस 25 कुल मिला के 125 बार विभाजन होगा। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, याद रखना है आपको। एक चीज और याद रखनी है आपको कि प्राथमिक जनन कोशिका से वृद्धि प्रावस्था तक की जो ये पूरी फेज है, ये कहाँ होती है? जब यह मादा अपनी माँ के गर्भ में होती है, उस दौरान ये पूरा काम होता है। जैसे ही बच्चे की जन्म होता है तो यहाँ पे आके ये चीज रुक जाती है, अरेस्ट हो जाती है। अरेस्ट मतलब उस समय के लिए रुक जाती है, और जब ये बच्ची बड़ी होकर अपनी बाल्यावस्था को पार करके यौवन आरंभ में शुरू होती है, यौवन में जाती है, यानी कि प्यूबर्टी कंडीशन में आती है, यानी कि 17-18 साल की एज में आती है, जहां पर उसकी एमसी यानी कि रजोस्राव होना शुरू हो जाता है। तो वहां पे जाके ये फिर से एक्टिवेट हो जाती है। तो वहां पे क्या होगा? प्राथमिक अंडकोशिका में असक्रिय विभाजन का चक्र शुरू हो जाता है, जहां पर कि आपकी द्वितीय अंडकोशिका का निर्माण होता है। अब द्वितीय अंडकोशिका जो है यह निकल के जाती है आपकी फैलोपियन ट्यूब में, मादा के फैलोपियन ट्यूब में जाएगी और वहां वेट करेगी ये शुक्राणु का। और जब तक शुक्राणु मैथुन क्रिया के बाद शुक्राणु उसको नहीं मिलेगा तो ये असक्रिय विभाजन सेकंड की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। जब शुक्राणु इसको मिलता है तो फिर इसके बाद में यह वाली प्रोसेस पूरा होता है आपका, जिसमें कि द्वितीय अंडकोशिका विभाजित होकर एक प्रॉपर अंडाणु या ओवम बनाती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा डीप है बेटा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन अगर आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत आसानी रहेगी आपको। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आते हैं, आपको ये पता भी होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ नीट की, तो नीट में क्वेश्चन इससे 100% बनेगा ही बनेगा। आज जो हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है अंडजनन या oogenesis, इसको कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था शुक्र जनन, जो कि नर में शुक्राणुओं का बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। आपको एक मोटी मोटी चीज ये याद रखनी है बेटा कि जो शुक्र जनन होता है, जो शुक्र जनन है उसमें शुक्र जनन जो है इसमें एक कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। कितने? 4 शुक्राणु बनते हैं बेटा। वहीं जो अंडजनन है, जो ये प्रक्रिया है, इसमें एक प्राथमिक जनन कोशिका से कितने अंडे बने? सिर्फ एक अंडाणु का निर्माण, एक ओवम बनता है। समझ पाए इस बात को? तो मैं आपको फिर से बता दूं, दोबारा एक रिवाइज कर देते हैं बेटा, डोंट वरी, समझ में आ जाएगा। वीडियो आप 2 बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हम बात करें अंडजनन की। सबसे पहले क्या अंडाशय की जो जननिक उपकला होती है उसकी कोशिका कुछ बड़ी हो जाती है, जिसमें लगातार भ्रूण होते हैं, यानी अपने आप को विभाजित करती रहती है। यह आती है आपकी भ्रूण प्रावस्था के अंतर्गत। जब भ्रूण प्रावस्था के बाद में कोशिका प्राप्त होती है उन्हें बोलते हैं अंडाणुजन कोशिका। अब क्या होता है? ये अंडाणुजन कोशिकाएं अपने अंदर पोषक पदार्थ को संचित कर लेती हैं और वृद्धि करती हैं, इसे बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। लेकिन आपके अंडजनन के दौरान सिर्फ एक कोशिका ही अपने आप को पोषक कर पाती है, बाकी कोशिकाएं छोटी रह जाती हैं, जिनको बोलते हैं फुटक कोशिकाएं। ठीक है। अब ये मुख्य जो प्राथमिक अंड कोशिका बनी है, बड़ी होकर पदार्थ संचित पदार्थ को पोषक पदार्थ को संचित करने के बाद में इसको बोलते हैं प्राथमिक अंड कोशिका। और इसमें क्या होगा? इसमें फिर चलेगी परिपक्वन प्रावस्था चलेगी, जिसमें कि लगातार असक्रिय विभाजन होगा। एक बार यहाँ पर होगा, 2 कोशिकाएं बनेगी, एक मुख्य कोशिका, एक द्वितीय कोशिका। द्वितीय कोशिका हमेशा नष्ट हो जाती है। फिर क्या होगा? ये जो कोशिका फिर से विभाजित होगी, क्योंकि जो आपका असक्रिय विभाजन है या 2 फेज में पूरा होता है, 2 चरणों में पूरा होता है। तो दूसरे चरण के दौरान इसमें फिर से 1 से 2 कोशिका बनेगी, जो कि अंडाणु बनाएगी, और दूसरी द्वितीय कोशिका बनाएगी, जो कि फिर से नष्ट हो जाती है। ये बात समझ पाए? एक बात और नोट करनी है आपको, भ्रूण प्रावस्था से लेकर वृद्धि प्रावस्था तक ये चीजें कब होती हैं आपके? ये यानी कि जन्म तक होती है। जन्म के बाद में जो आपका विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है, यह शुरू होती है उसकी प्यूबर्टी यानी कि यौवन में जाकर, जब वो कोई भी मादा बच्चे पैदा करने में सक्षम हो जाती है, उसे बोलते हैं यौवन अवस्था। ठीक है, या रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, एज बोलते हैं उसको। तो मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे। कोई डाउट हो तो खोले जा सकते हैं और बात कर सकते हैं। थैंक यू।